नमस्कार दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया आज हम ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर पे। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया किसने था, इसको नींव किसने रखी है। सबसे पहले अगर आप बात करोगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसकी नींव रखने वाले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होंगे। तो आपका मानना है तो आप डेफिनेटली गलत हो। तो इसकी नींव रखने वाले थे एम रॉय। बैकग्राउंड में देख लेते हैं क्या है बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं 1934 में एम रॉय ने पहले प्रपोज किया था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उनकी नींव रखी थी किसने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की नींव किसने रखी थी, एम रॉय ने। और उसके बाद में डिमांड एक्सेप्ट किया था कांग्रेस पार्टी ने 1935 में एज अ ऑफिशियल डिमांड। ठीक है, जो डिमांड रखा था एम रॉय ने उसको कांग्रेस पार्टी ने 1935 में ऑफिशियल डिमांड के तहत उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। तो उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने उसे एक्सेप्ट किया एज अ अगस्त ऑफर में 1940 में। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया 1946 में। उन्होंने फॉर्मेशन जो इलेक्शन करवाया और उसके बाद में फॉर्म किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कैसे थे, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, साथ में डायरेक्टली इलेक्टेड है। तो डिस्कस कर लेते हैं। द मेंबर्स of this assembly were elected indirectly, that is by the members of provincial assembly by the method of single transferable vote of proportional representation। ठीक है, the constituent assembly was formed for the purpose of writing a constitution of independent India। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उनमें जो मेंबर्स थे उनका बस एक ही मोटो था कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इंडिपेंडेंट इंडिया का, ये मोटो था। कंपोजिशन देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो इनिशियली 379 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन होने के बाद बच कितने गए, 299। और उस 299 में से 229 ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे और 70 नॉमिनेटेड थे प्रिंसली स्टेट के। उनमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हमेशा याद रखना कि फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन तो थे, टेम्पररी थे, लेकिन चेयरमैन थे। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और आपको याद रखना पड़ेगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक IAS ऑफिसर थे। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के थे, लेकिन अगर के टाइम पे देखेंगे तो ये IAS ऑफिसर थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वॉज हरेंद्र कुमार मुखर्जी। BN राव वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, उस टाइम के प्रेसिडेंट चुने गए थे। और साथ में वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, और उस टाइम के हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और BN राव उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कि उनको क्या ऐड करना है, क्या उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या उसमें से निकालना है, क्या उसमें डालना है, ये देखा करते थे BN राव। फैक्ट देख लेते हैं, क्या फैक्ट है उसमें से। कुछ क्वेश्चन मैंने लिया हो कि उस क्वेश्चन के आधार पे आपको समझेगा। When did the कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट, तो 9 दिसंबर 1946 में पहली बार उन्होंने जो मेंबर्स थे वो मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। वॉज देयर एनी रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो। इसका आंसर है नो। देयर वॉज नो रोल प्लेड बाय मुस्लिम लीग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज इट हैड बॉयकॉटेड दिस मीटिंग सीटिंग देयर डिमांड फॉर पार्टीशन। ठीक है, उनको क्या चाहिए था, पार्टीशन चाहिए था। हम उनको कहना था कि हमको एक इंडिया में नहीं रहना, हमको खुद का दूसरा नेशन बनाना है। इसलिए उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो फॉर्मेशन में उन्होंने भाग नहीं लिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंस्ट्राइन द एस्पिरेशन एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स। ठीक है, उनको एस्पिरेट करते थे और वैल्यूज़ प्रोवाइड करते थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। अंडर दिस द पीपल ऑफ इंडिया वर गारंटीड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। दिस रेजोल्यूशन वॉज अनएनिमसली अडोप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947 एंड द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन इट। ठीक है, जो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1947 22 जनवरी को, उसके द्वारा प्रेम्बल भी उसके तहत ही बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। व्हेन वॉज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड एंड बाय हु। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 के द्वारा 1946 में
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव किया गया था, ये याद रखना है। 26 दिसंबर नहीं है, 26 नवंबर नहीं है, ठीक है, सॉरी 26 नवंबर 1946 नहीं है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास किया गया? 13 दिसंबर 1946, ये याद आपको रखना पड़ेगा। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। व्हेन वॉज नेशनल फ्लैग वॉज यूनियन एडोप्टेड? तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को एडोप्ट किया गया। उस टाइम पे अगर उसकी पहले की बात करें तो गांधी जी का चरखा आता था, लेकिन गांधी जी का चरखा हटाकर उस टाइम पे अशोक चक्र को ऐड किया गया, ठीक है। फॉर हाउ मेनी डेज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली असेंबल टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है 2 ईयर 11 मंथ एंड 17 डेज। और उसमें खर्च होने वाले पैसे थे 64 लैक्स उस टाइम के। अगर इसको अब आज के मूव करेंगे तो 64 लाख अराउंड आएगा करीब करीब 220 से 230 करोड़ रुपए अराउंड, ठीक है। व्हेन वॉज जन गण मन वॉज अडॉप्टेड एज अ नेशनल एंथम? तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल एंथम। याद रखना, नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन है, न कि वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम आप बोलते हो नेशनल एंथम है, तो गलत है। नेशनल गीत है वंदे मातरम, लेकिन नेशनल एंथम है जन गण मन, ये याद रखना। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज़? तो 1950 में, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, ये याद रखना। ओरिजिनली कितने थे? 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स, ये याद रखना है, ठीक है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड? तो 11 सेशन हुए थे, ठीक है। कितने सेशन? 11 सेशन। व्हेन वॉज द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश्ड? कब पब्लिश हुआ था? जनवरी 1949 पे। कंट्रीज पीपल वर आस्क फॉर द फीडबैक ऑफ इनपुट्स विद इन 8 मंथ, ठीक है। जो ड्राफ्ट किया गया, पब्लिश किया गया 1948 में जनवरी में, तो उन्होंने कहा था, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरिम चीफ थे, चेयरमैन थे, उन्होंने बताया कि हमको और थोड़ा टाइम दो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसको वैसे जो आई थिंक इट्स 26 जनवरी नो इट्स 18 जनवरी 1948 की बात है। उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा था कंट्रीज पीपल, जो देश के लोगों से, कि हमको थोड़ा और टाइम दो कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को बना लें, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन और है और डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डेट ऑफ लास्ट सेशन? तो लास्ट सेशन कब हुआ था? 14 to 16 नवंबर 1949 को लास्ट सेशन हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया और एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? 26 जनवरी 1950, ये सबको पता है। एज अ रिपब्लिक डे उसको सेलिब्रेट किया जाता है। कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया विद देयर चेयरमैन? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो आप सबको पता है कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ठीक है। ये याद रखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ठीक है, जो उस टाइम के लॉ के मिनिस्टर भी थे उस टाइम पे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। स्टेट कमेटी के चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू थे। स्टीयरिंग कमेटी, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, जो एरियाज कंसिडर नहीं किए गए थे एरिया इंडिया के अंदर, उस टाइम के भी चेयरमैन वो आए हैं, ठीक है। देख लेते कौन है। फंडामेंटल राइट्स के सब कमेटीज़ के चेयरमैन थे आचार्य कृपलानी, ये याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन आता ही है। माइनॉरिटीज सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, जो कि उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट भी थे। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, जो कि अदर दैन आसाम की बात करें तो सब कमेटी उस टाइम पे कौन थे? चेयरमैन A.V. ठक्कर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज इन आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, सब कमेटी के मेंबर थे गोपीनाथ बारडोलोई, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का? इट वॉज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सिंस द मेंबर्स वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, जो मेंबर चूज़ किए थे वो इनडायरेक्टली चूज़ किए गए थे, ठीक है। जो उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी, मेजोरिटी जो पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी थी, उस टाइम पे जो
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया था वो इनडायरेक्टली चूज़ किया गया था, ना कि डायरेक्टली जो हम इलेक्शन के द्वारा चूज़ करते हैं अभी के टाइम पे। जैसे अभी के टाइम पे बीजेपी हमने चूज़ किया है एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमने डायरेक्टली चूज़ किया है। उस टाइम पे ये डायरेक्टली चूज़ नहीं किया गया था। हाउएवर द लीडर डिड एंजॉय पॉपुलर सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, ठीक है। उस टाइम पे क्या थे, लीडर्स क्या थे, सपोर्ट करते थे, पीपल सपोर्ट करते थे वो उन लीडर्स को कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डायरेक्ट इलेक्शन by the universal adult franchise at the time when the countries was on the brink of partition and amidst communal riots would have been impractical, ठीक है। उस टाइम पे अगर जब अलग अलग और पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पे बहुत सारे राइट्स हुए थे, बहुत सारे मतलब हत्याएं हुई थी, ये सब हुआ था उस टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे। इट इज़ सेड दैट द मेकर्स टुक लॉन्ग टाइम फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नॉर्मली होता ही है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा ही, लेकिन उस टाइम पे जो टाइम लग गया था वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। उस वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, जो पेक्युलरिटी आ गई थी डाइवर्स जो कंट्रीज़ पे, इंडियन नेशन पे, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी, और ये थोड़ा समझना मुश्किल हो गया था उस टाइम पे। क्रिटिसिज्म और क्या क्या है देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज नॉट सोवरेन बॉडी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे उस टाइम पे सोवरेन बॉडी नहीं थी, सिंस इट वॉज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिश ने उस टाइम पे क्रिएट किया था। हाउएवर इट वर्क एज अ फुल्ली इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन बॉडी। उस टाइम पे क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो उस टाइम पे वो फुल्ली इंडिपेंडेंट था और सोवरेन बॉडी की तरह वो काम करता था। द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिटिसाइज फॉर बींग लिटररी एंड कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे क्या था कि कहीं जर्मन से ले लिया, कहीं यूएसए से ले लिया, कहीं यूके से ले लिया, कहीं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया। उस टाइम पे क्या था, जो सभी तरह के जो लैंग्वेजेस थी वो मिक्सअप हो गई थी। उस वजह से जो लैंग्वेज थी वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। उसको सिंपल धीरे धीरे सिंपल करते इसकी वजह से उनको टाइम लग गया। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस पार्टी, और जो जनरली होता है क्योंकि मेजोरिटी पार्टी किसकी थी उस टाइम पे, कांग्रेस पार्टी की थी। इट वॉज एलिगेड दैट द असेंबली हैड हिंदू डोमिनेंस। ये जनरली ये क्रिटिसिज्म मैं भी मानता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डोमिनेशन जिसका था वो हिंदू था। ये थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक बात थी, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम भी थे उस टाइम पे इंडिया में, उस टाइम पे सिखिज़म भी थे, उस टाइम पे जैनिज़्म भी थे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उस टाइम पे डोमिनेंस करने वाले हिंदू ज़्यादा थे। उस टाइम पे अगर इक्का दुक्का ही होंगे जो बिलोंग करते थे पिछड़ी जाति से, और जो मुस्लिम से, कोई जैनिज़्म से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और आपको कोई नई टॉपिक चाहिए, कोई नई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।